सो हेयर वी गो अगेन। और लास्ट 2 सेशंस की बात करें तो चेस्ट और बैक आर कम्प्लीटली डन। और जो भी हमारी अप्रोच इस समय चल रही है 4 वर्किंग सेट्स फॉर ईच मसल ग्रुप, आई थिंक दैट इज़ क्वाइट डूइंग वेल। तो जो भी हमने स्ट्रेटजी के साथ अपनी वॉल्यूम रिड्यूस करी तो डेफिनेटली उस चीज़ का बेनिफिट दिख रहा है। फाइनली रिकवरी अच्छी हो रही है क्योंकि हमारा ऑल ओवर फटीग भी कम बिल्ड हो रहा है। और अगर बात करें आज के सेशन की तो आफ्टर चेस्ट एंड बैक हमारा तीसरा दिन आता है हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स के लिए। वैसे तो ये एक लेग डे है लेकिन हमारा फोकस और एम्फेसिस सिर्फ और सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स पे है। तो क्योंकि हमने अपनी लेग्स ट्रेनिंग 2 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, एक दिन हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स के लिए और दूसरा दिन क्वाड्स और अगेन काफ्स के लिए। तो आज के दिन सिंपली फोकस है हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने हैं, लेकिन अपनी अप्रोच नहीं भूलनी है। जो भी हमने अपनी वॉल्यूम रिड्यूस करी है उसी में ही काम चलाना है। तो आज के दिन की जो भी इनिशियल अप्रोच रहने वाली है वो बिल्कुल सिमिलर रहेगी जैसे हमारी हर दिन रहती है। सबसे पहले जो भी हमारा पहला मूवमेंट होगा उसमें टारगेट यही रहेगा कि मसल को कम्प्लीटली प्री एग्जॉस्ट करना है। और अपने पहले प्री एग्जॉस्ट मूवमेंट के बाद हम डेफिनेटली एक हैवी प्रेसिंग या फिर हैवी रोइंग टाइप का मूवमेंट ऐड करते हैं। जैसे हमारा चेस्ट डे स्टार्ट होता है एक प्री एग्जॉस्ट आइसोलेशन मूवमेंट से, उसके बाद हम मूव करते हैं एक हैवी प्रेसिंग के लिए। बिल्कुल वैसे ही बैक के लिए भी हम स्टार्ट करते हैं एक प्री एग्जॉस्ट पुल डाउन मूवमेंट से या फिर पुल ओवर, और उसके बाद हम मूव करते हैं एक हैवी रोइंग मूवमेंट के लिए। तो आज के लेग डे की अप्रोच भी एकदम सिमिलर रहने वाली है, लेकिन अगर इसमें एक चीज़ आज चेंज होगी तो वो ये है कि हम अपने काफ्स को सबसे पहले आज प्रायोरिटी देंगे। वैसे हमारे जो भी मोस्ट ऑफ द लेग सेशन होते हैं उसमें हम सबसे पहले अपनी बड़ी मसल्स को ट्रेन करते हैं और बाद में हम डेफिनेटली मूव करते हैं अपने काफ्स के लिए। लेकिन आज की अप्रोच लिटिल बिट डिफरेंट। सो टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं अभी अपनी करंट फिजिक की बात करूं तो जो भी प्रोपोर्शंस हैं वो सब कुछ एकदम एक्यूरेट हैं जैसे होने चाहिए। लेकिन अगर एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लैक कर रही है वो है काफ्स। वैसे तो सारे प्रोपोर्शंस अच्छे हैं, लेकिन अगर बात करें हम सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो होगी हमारी लोअर बॉडी। तो स्पेशली मैं लोअर बॉडी को इसीलिए ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ क्योंकि हम सबसे ज़्यादा उसी में ग्रो कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी स्पेसिफिक, अगर लोअर बॉडी की बात करें तो क्वाड्स तो धीरे धीरे कैचअप कर रहे हैं अपर बॉडी के संग, और हैमस्ट्रिंग्स में भी डेफिनेटली इंप्रूवमेंट विजिबल हो रही है। लेकिन लोअर बॉडी में एक मसल ग्रुप ऐसा है जिसमें हम सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, एंड आई थिंक यू ऑलरेडी नो दैट इज काफ्स। तो इसीलिए आज के लेग डे की स्टार्टिंग सीधे काफ्स से, उसके बाद हम मूव करेंगे अपनी हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पे। तो चलो पहुंच गए जिम, सीधे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो काफ्स के लिए आज सीटेड काफ मशीन के 2 सेट। तो अगला जो भी हमारा लेग सेशन होगा जिसमें हमारा फोकस होगा क्वाड्स और काफ्स, तो उसमें जो काफ्स की ट्रेनिंग होगी वो हम स्टैंडिंग काफ्स करेंगे। तो जो ये वाला लेग डे है जिसमें हमारा एम्फेसिस हैमस्ट्रिंग्स और ग्लूट्स पे है, तो इसमें हम काफ्स के लिए करेंगे सीटेड काफ मशीन। तो जल्दी से इसके 2 सेट कंप्लीट करते हैं, फिर हम मूव करेंगे हैमस्ट्रिंग्स के लिए। और हैमस्ट्रिंग्स की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं लाइन कर्ल से।
लाइंग कर्ल इसीलिए क्योंकि हमें पहले हैमस्ट्रिंग्स को प्री एग्जॉस्ट करना है और इसके 2 ही सेट रहेंगे, तो आज स्टार्टिंग अ लिटिल बिट हैवी। द हैवीएस्ट मूवमेंट फॉर टुडे एंड दैट इज हिप थ्रस्ट। और अगर लास्ट टाइम की बात करें तो जैसे उस टाइम बेल्ट हमारी टूट गई थी, तो इस टाइम कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना है। और अगर बात करें वेट्स की, तो लास्ट टाइम आई रिमेंबर हमने वेट चूज करा था 120 kg फॉर हिप थ्रस्ट, लेकिन आज 25, 20, 15 प्लस 10, 45, 15, 60, 60 प्लस 10, 70, तो 70 kg ईच साइड, यानी कि टोटल 140 kgs। तो देखते हैं कितना कंट्रोल करके कितनी रेपिटेशंस पॉसिबल हैं। पर्सनली इस मशीन को मेरे से कोई दुश्मनी है। लास्ट टाइम इसकी बेल्ट टूट गई थी,
और आज हमने जो भी वेट स्ट्रैक चूज़ करा उसमें से 10 kg की वेट ड्रॉप हो गई। सो ट्राई यही करेंगे जितनी मैक्सिमम रेपिटेशंस इस वेट से निकाल सकते हैं, और बाकी तो ये मशीन वेट्स ड्रॉप करना अपने आप ही करती है। तो वैसे तो ये एक अच्छी बात है, इसमें स्पॉटर की कोई नीड नहीं है अपना ड्रॉप सेट करने के लिए। तो चलो देखते हैं कि कायदे से कितनी रेप्स आती हैं। ऑलराइट, तो अब प्लान है रोमेनियन डेडलिफ्ट। और जस्ट लाइक लास्ट सेशन जो हमने वेट चूज़ करा था रोमेनियन डेडलिफ्ट के लिए, तो आज डेफिनेटली उससे हमें प्रोग्रेसिव ओवरलोड तो बनाना ही है। और इसमें एक चीज़ मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है रोमेनियन डेडलिफ्ट बहुत ज़्यादा लाइट वेट करते हुए, पर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरी अप्रोच ऐसी नहीं रहती है, बिकॉज आई कांट बी फॉर एवर इन द जिम। बहुत सारी रेपिटेशंस लाइट वेट के संग, ये पर्सनली मेरी अप्रोच नहीं रहती है। एक मॉडरेट वेट मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ पूरा फेलियर तक ट्रेन करना रहता है। तो चलो जल्दी से एंड करते हैं अपने दोनों वर्किंग सेट और फिर देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस है। ऑलराइट, तो आज का नेक्स्ट सेशन खत्म। हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स तीनों मसल ग्रुप कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और टोटल वर्किंग सेट सबसे पहले काफ्स के लिए हमने 2 सेट करे, उसके बाद हैमस्ट्रिंग्स के लिए 2 सेट, फिर अगेन ग्लूट्स के लिए 2 सेट और फिर से रोमेनियन डेडलिफ्ट के 2 सेट। सो इन टोटल 4 + 2 6 + 2 4 काफ्स। सो टोटल 8 वर्किंग सेट्स। एंड आई रियली थिंक कि 8 वर्किंग सेट लेग सेशन के लिए बहुत ही कम होते हैं। और क्योंकि हमारी अप्रोच ही ऐसी है, हमें बहुत कम ही ट्रेन करने है, क्योंकि इंटेंसिटी से हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। स्ट्रेटजी के संग अपनी वॉल्यूम को रिड्यूस करा, लेकिन इंटेंसिटी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। और आज की अप्रोच में हमने सबसे पहले अपनी ट्रेनिंग काफ से स्टार्ट इसीलिए करी क्योंकि जब हमारी बॉडी की कंडीशन फ्रेश होती है तो सबसे ज़्यादा उसमें एनर्जी होती है। तो एनर्जी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर करना है तो ऐसे मसल ग्रुप में हमें करना था जिसमें एक्चुअल में सबसे ज़्यादा रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। तो आज का सेशन डन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से अपना पंप चेक करते हैं, क्योंकि यही हमारा मैंडेटरी काम है जिससे हम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करते हैं। तो लेट्स सी हाउ हैमस्ट्रिंग्स आर लुकिंग। हैमस्ट्रिंग्स के नाम पे सबसे पहले चेक तो क्वाड्स ही होते हैं, क्योंकि क्वाड्स ही ऐसे मसल ग्रुप है जो फ्रंट से विजिबल रहते हैं। और अगर बात करें हैमस्ट्रिंग्स की, तो हैमस्ट्रिंग्स भी अब फ्रंट से भी सेपरेशन आने लगी है। तो ये जो लाइन आ रही है, आई रियली डोंट नो ये चीज़ कैमरे में इतनी ज़्यादा विजिबल होती है या नहीं होती है, लेकिन मिरर में एकदम क्लियरली दिख रही है जो भी प्रोग्रेस हमारी हो रही है।
आई रियली थिंक कि ग्लूट्स में भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन आ रही है ग्लूट्स में, ये पहले इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं रहती थी। तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि ग्लूट्स में भी इम्प्रूवमेंट है। ऑलराइट, सो एंड करते हैं यहाँ पे और बाकी बातें कंटिन्यू करते हैं कार में। और आज का हमारा फोकस जो भी था हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स और काफ्स को आइसोलेट करना, तो वो काम हमारा पूरा हो चुका है। और आज के सेशन में हमने डेफिनेटली प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे काम करा। तो लास्ट टाइम हमारे वर्किंग सेट्स के लिए जो भी हमने वेट चूज़ करा था, तो आज डेफिनेटली उससे ज़्यादा हमने हैवी पुश करा है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि जो भी हमारा नेक्स्ट सेशन है उसमें हमें और ज़्यादा वेट इंक्रीमेंट करना है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाने के और भी मेथड्स हैं। चाहे तो तुम अपनी रेपिटेशंस भी इंक्रीज कर सकते हो। सपोज लास्ट टाइम तुमने चेस्ट डे पे 80 kg की बेंच करी फॉर 10 रेपिटेशंस, तो तुम्हें अपने अगले चेस्ट डे पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 80 kg की जगह 85 kg की बेंच करनी है। ऑब्वियसली ये भी एक तरीका है प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही एक ऑप्शन है। जैसे कि सपोज तुमने 80 kg की बेंच 10 रेपिटेशंस के लिए करी लास्ट टाइम, तो इस बार तुम सेम 80 kg के संग 12 रेपिटेशंस करो। तो जो तुम्हारी एक्स्ट्रा 2 रेपिटेशंस आई हैं, इसी को कहते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो अगर किसी के सेशन बाय सेशन ऐसे जा रहे हैं कि रेपिटेशंस इंक्रीज हो रही हैं सेम वेट के साथ, या फिर तुम्हारा एक्चुअल वेट ही इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यही है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ गेन हो रही है। और स्ट्रेंथ का बढ़ना एक क्लियर इंडिकेटर है कि तुम्हारा मसल मास भी इंक्रीज हो रहा है। तो अगर किसी का भी गोल अपना मसल मास बढ़ाने का है, तो डेफिनेटली उसका एक ही टारगेट होना चाहिए, टू गेट स्ट्रॉन्गर। और टू गेट स्ट्रॉन्गर तुम्हें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो अभी मैंने जो 2 तरीके बताए प्रोग्रेसिव ओवरलोड बनाने के, इसके अलावा भी और मेथड्स होते हैं। अगर तुम सपोज करो कि तुम 80 kg की बेंच 10 रेपिटेशंस के लिए करते हो, लेकिन तुम्हारी फॉर्म में अभी भी इंप्रूवमेंट की नीड है, अगर तुम थोड़ा सा स्टेप बैक लो और 80 kg की जगह 75 kg की बेंच करो, लेकिन उसकी जो भी फॉर्म है उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करो, तो इसको भी प्रोग्रेसिव ओवरलोड की कैटेगरी में ही माना जाएगा। तो अगर तुम एक स्लाइट स्टेप बैक ले सकते हो और साथ में थोड़ा सा अपना ईगो सेक्रीफाइस कर सकते हो, सो दैट थिंग विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल्स। तो एंड करते हैं आज के लिए यहाँ पे, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में।